देखो ये तो टॉपिक्स है हमारे, ठीक है, जो भी यहाँ लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हैं। लेकिन सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों वो है संविधान, क्योंकि इसके आधार पर ही पूरा हमारा जो बुक है या पॉलिटिकल है वो संविधान के हिसाब से चलती है। संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें सभी नियम और कानून लिखे गए हैं जिनके आधार पर कोई देश काम करता है। पहली बात, संविधान क्या है? संविधान वह किताब है जिसमें लिखे गए सभी कानून से देश चलता है या काम करता है। पहली बात, संविधान निर्माण। संविधान यदि है तो किसी ने तो बनाया होगा। संविधान किसी ने तो क्या हुआ होगा? तो संविधान बनाने के पीछे कौन था? तो संविधान सभा। कौन था? संविधान सभा। अब संविधान सभा की इतिहास सुना देता हूँ आपको, कई सवाल पूछे जाते हैं। साल 1929 यहाँ पर लोगों के मन में विचार आया कि हम देश की आजादी तो करवा रहे हैं। ये बात थी कांग्रेस के एक मीटिंग की। हम आजादी तो ले रहे हैं, लेकिन आजादी यदि हम हो गए तो हम देश चलाएंगे कैसे? इट मीन्स वी वांट एन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास एक संविधान होना चाहिए। अब यदि वो संविधान हमें चाहिए तो उसको बनाना पड़ेगा। तो 1929 में मोतीलाल नेहरू, किसने बात कर रहा हूँ मैं? मोतीलाल नेहरू। ये नाम से पता चल रहा है क्या हुए होंगे, नेहरू जी के पिता रहे होंगे। इन्होंने सबसे पहला एक रॉ संविधान बनाने की कोशिश करी। मतलब एक ऐसा संविधान बनाया जो एक्सेप्ट तो नहीं हुआ, लेकिन आज का संविधान उस संविधान के जैसा ही लगा है। तो इन्होंने पहला संविधान बनाया। इसके बाद 1930 में जवाहरलाल नेहरू के बाद जो इनके क्या हो गए? बेटे हो गए ना, इनके क्या हो गए? जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इस शब्द को समझो। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब इसको ध्यान से समझना क्या है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने इसीलिए पेश किया क्योंकि वो ये चाहते थे कि हम जो संविधान बनाना चाहते हैं आखिर वो होगा कैसा, किसके आधार पर होगा। तो उन्होंने कुछ बेसिक चीजें दी कि हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए संविधान को बनाएंगे। तो उन बेसिक पॉइंट्स को क्या कहा गया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या बोला गया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसका मतलब बेसिक वो पॉइंट्स जिनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू। कौन से साल में पेश किया? 1930। साल 1946। अंग्रेज ये तय कर चुके थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि हमें भारत को आजाद करना है। अंग्रेज ये तय कर चुके थे कि अब हमें भारत को क्या करना है? आजाद करना है। तो 1940 में अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को छूट दी, तुम अपने हिसाब से एक असेंबली बना लो, एक समूह बना लो जो मिलकर डिसाइड करेगा कि संविधान कैसे बनेगा। तो यहाँ पर दो भाग थे। भारत के कितने भाग थे? दो। एक तो बेटा था प्रिंसली स्टेट, यानी वो क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन तो था परंतु वहाँ पे आज भी राजा हुआ करते थे। जैसे कि राजस्थान का क्षेत्र, जैसे हैदराबाद, गुजरात के कुछ रियासतें, जम्मू कश्मीर में राजा, उत्तर भारत में कई राजा थे। ये तो हो गया प्रिंसली स्टेट। एक हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया, मतलब भारत का वो क्षेत्र जहाँ सीधे तौर पर अंग्रेजों का राज चलता था। अब जहाँ तो अंग्रेज है वहां तो जब अंग्रेज हटेंगे तो खाली हो गया, और जो प्रिंसली स्टेट है अगर वहां से अंग्रेज हटेंगे तो कोई ना कोई तो बचेगा ना फिर भी। तो यहाँ पर तो इन्होंने कहा कि इलेक्शन करवा लो और इनसे आप ना जो राजा है वहां के उनसे आप पूछ लो कि वो किसको भेज रहे हैं। तो शुरुआत के समय में जब इलेक्शन हुए तो यहाँ से तो जीत के लोग आ गए, परंतु राजाओं ने स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पर जैसे जैसे संविधान बनने लगा, राजाओं को समझ में आने लगा, तो उन्होंने अपने अपने प्रतिनिधि भेजने शुरू किए। तो कुल 399 लोगों का चयन हुआ संविधान बनाने में। कितने लोगों का चयन हुआ? 399। साल 1947 में तकरीबन 100 लोग भारत से पाकिस्तान में चले गए आजादी के बाद। तो असेंबली में से भी 100 लोग निकले और अब असेंबली में केवल 998 लोग रहे। अब इन लोगों ने भारत के संविधान को क्या किया? पूरा किया। संविधान को क्या किया? पूरा किया। तो यहाँ पे क्या बनी हमारी? संविधान सभा। क्या बनी? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ? 1946। और भारतीय संविधान सभा कब हुई? 1947। संविधान सभा बनी कब? 46 में। भारतीय कब हुई वो पूरी तरीके से? 1947। ठीक है, याद रखना। पहले अध्यक्ष का नाम हर बार पूछा जाता है, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या सही से लिखो आपका नाम? देख नहीं रहा। अरे मैं मुंह से भी तो बोल रहा हूँ, टिप्स में तुमने मुंह से भी सुनाएगा। ये चौक सी इतनी बढ़िया क्या बताओ? ठीक है,
चलो इसका टॉपिक तो क्लियर है ना, लिख दे रहा हूँ ना मैं, दोबारा लिख दे रहा हूँ हमारे लिए, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन बने इसके? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये केवल टेम्पररी थे, मतलब हमेशा के लिए नहीं रहे, केवल कुछ टाइम के लिए रहे। अगर पूछा जाए परमानेंट यानी कि स्थायी कौन थे, तो नाम आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा ये और भी कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। कौन थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति? ये भी याद रखना है। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या प्रेसिडेंट कौन थे? ये पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और साथ साथ में ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। अच्छा सर, भीमराव अम्बेडकर कौन थे? उनका तो बहुत नाम सुना है संविधान में, तो वो कौन थे? तो याद रखना, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कौन सी कमेटी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ये है, संविधान सभा में ना बहुत सारी कमेटियां थी, जैसे कि अधिकारों की कमेटी अलग थी, कर्तव्य की कमेटी अलग थी, सरकार कैसे बनेगी उसकी अलग कमेटी थी, इलेक्शन के लिए अलग कमेटी बनाई थी। तो ये सब कमेटी ना अपने अपने हिसाब से लॉज बनाती थी और उसको सबके सामने पेश करती थी, और अगर वो लॉ सबको पसंद आता था तो वो संविधान में जुड़ जाता था, और अगर पसंद नहीं आता था तो उसको हटा देते थे। तो इसी प्रकार से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका काम था कि जब पूरा संविधान बन जाएगा तो उसको लिखना, उसको किस पेपर में लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, किसको किस नंबर पे रखोगे, किस पेज नंबर पे क्या लिखोगे, ये सारी बातें डिसाइड करी ड्राफ्टिंग कमेटी ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन इन्होंने करवाया, क्योंकि अध्यक्ष थे। तो बाकी तो जो भी काम किया। अच्छा हाँ, लिखा। अगला लिखा किसने था? तो नाम याद रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण। प्रेमचंद्र कहाँ से आ गया? चंद्र किसने बोला? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इन्होंने पूरे संविधान को लिखने की 1 भी रुपए की फीस नहीं ली थी। बस इन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं हर पन्ने पर अपने पिता का नाम लिखूंगा। इसलिए हाँ, हर पन्ने में संविधान की जो असली कॉपी है, जो आज जो हमारा राष्ट्रपति, जो हमारा वो है ना संसद है, वहाँ पे हीलियम के एक कंटेनर में असली संविधान रखा हुआ। इतना बड़ा संविधान, इतना बड़ा, ठीक है, रखा हुआ। विश्व का सबसे बड़ा, सबसे जटिल, सबसे लंबा लिखित संविधान भारत में है। सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित और सबसे जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इनकी राइटिंग में लिखा गया था, और संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये याद रखना, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे पूरे संविधान को बनाने। 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है। तो ये हमारी किसके बारे में बात हो गई बच्चों? संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में बात हो गई? संविधान सभा। अगला टॉपिक है बच्चों प्रीएम्बल। क्या टॉपिक है अगला? प्रीएम्बल। हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। प्रस्तावना, जैसे मैंने भी आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन समझाया, जो कौन लेकर के आए थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब बन के संविधान तैयार हुआ, तो उन्होंने एक ऐसा कागज या एक ऐसा कंटेंट लगाने की सोची कि यार ये लगा देते हैं कि पूरे संविधान सबसे मेन चीज होगी, वो चीज बनी प्रस्तावना। अब प्रस्तावना आप सबने अपनी किताबों में देखी होगी, एनसीईआरटी किताबों में स्टार्टिंग में एक पेज लगा रहता था चकोर, उसमें लिखा रहता था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के वासी, ठीक है। और उसमें 26 नवंबर का कैसे लिखा हुआ, ठीक है। तो वही हमारे भारत की क्या है? प्रस्तावना है। क्या है वो हमारी? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे सबसे पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब हमारे देश के संविधान में साफ साफ लिखा है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। भारत के ऊपर और कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे पहले के समय में भारत में क्या था? अंग्रेज शासन करते थे, तो भारतीय सरकार के ऊपर अंग्रेजी सरकार होती थी। परंतु इस शब्द का अर्थ ये है कि आज हमारे ऊपर और कोई सरकार नहीं है। भारतीय सरकार का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। पहला। दूसरा धर्मनिरपेक्ष। दूसरा क्या है? धर्मनिरपेक्ष। भारत देश किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देता। यदि भारत देश में हिंदू है तो मुस्लिम भी है, सिख है तो ईसाई भी है, जैन है तो बौद्ध भी है, और पारसी है तो यहूदी भी है। कुल मिला के हर धर्म को समान रखा जाएगा। इसी को बोला गया धर्मनिरपेक्ष। परंतु यह शब्द मूल संविधान में नहीं था।
मतलब जो असली कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर ये शब्द नहीं था। ये शब्द बाद में 42वें संविधान संशोधन यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में जोड़ा गया। मतलब ये शब्द पहले नहीं था, परंतु क्योंकि अब है तो इसलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। अगला, भारत एक कैसा देश होगा बच्चों? लोकतांत्रिक। कैसा होगा? लोकतांत्रिक। इसका मतलब मैं क्लास में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। लोकतांत्रिक एक ऐसी सरकार की व्यवस्था है जिसमें जनता अपने शासक को चुनती है। यदि मैं अपने प्रधानमंत्री को चुन पा रहा हूँ, अपने मुख्यमंत्री को चुन पा रहा हूँ, तो मैं किसकी वजह चुन पा रहा हूँ? लोकतंत्र। यदि मेरे यहाँ एक राजा होता, उसका पुत्र राजा बनता, तो उसे हम बोलते राजतंत्र। क्या बोलते? राजतंत्र। भारत कैसा है बच्चों? लोकतांत्रिक। बच्चों भारत जो है ना वो गणतंत्र भी है। क्या है वो? गणतंत्र। इसका मतलब जनता का एक अध्यक्ष भी होगा। सरकार का अध्यक्ष तो लोकतंत्र प्रधानमंत्री है ही, जनता का भी एक अध्यक्ष होगा जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? याद रखना, सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और जनता का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है और एक गणराज्य भी है। मतलब गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। गणतंत्र भी है और लोकतांत्रिक भी है। इसके अलावा हमारे यहाँ न्याय, समानता और स्वतंत्रता, ये तीनों भी दी जाती है सबको। यदि न्याय है तो सबके लिए है, यदि समानता है तो सबके लिए है, और यदि स्वतंत्रता है तो वो भी सबके लिए है। ये कौन बोलता है? हमारा प्रस्ताव। हमारी प्रस्तावना ये सारी बातें कहती है और हमारा प्रस्तावना भाईचारे को भी समर्थन करता है। किसको समर्थन देती है? भाईचारे। सारे आपस में मिलकर रहोगे। जैसे अभी योगी जी ने कितना बड़ा डायलॉग दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, है ना। मतलब अगर तुम बंटवारा रखोगे तो कट जाओगे, भाषा के आधार पर बटोगे। जैसे पहले के टाइम में क्या था, अंग्रेजों ने हम पे राज किया क्योंकि मुगल बट गए थे, ठीक है। मुगलों ने हम पे राज किया क्योंकि राजपूत बट गए थे, राजपूतों ने हम पे राज किया क्योंकि उससे पुरानी जातियां बढ़ गई थी। तो आप जितना आप बटोगे उतना नया बंदा आके आपको क्या करेगा? काट, है ना। कुल मिला के ये सारी बातें हमारे प्रस्तावना की, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत सरकार के ऊपर कोई नहीं है। देखो बोल रहा हूँ तो रिपीट करो, किताब में तो कुछ लिखा नहीं है। प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत सरकार के ऊपर कोई नहीं है। धर्मनिरपेक्ष भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता। लोकतांत्रिक भारत में सरकार का एक अध्यक्ष होगा, सरकार का एक अध्यक्ष होगा। इसे कौन चुनेगा? जनता। इसे कौन चुनेगा? गणतंत्र का मतलब जनता का क्या होगा? राष्ट्रपति। जनता का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति। ठीक है। हमें क्या क्या मिलेगा? न्याय, और स्वतंत्रता। ठीक है कि हर व्यक्ति को मिलेगी हर परिस्थिति में। इसका क्लियर है? समझ आओ, आगे बढ़े। प्रस्तावना समझ में आ गई। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा मौलिक अधिकार। अगला टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार। फिर आएगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक क्या है? मौलिक अधिकार, है ना। तो मैं आपको समझा देता हूँ। भारतीय संविधान में ना अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद ना आप एक तरीके से समझो कि पैराग्राफ है, ठीक है। हर एक अनुच्छेद और अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है नियम। क्या लिखा हुआ है? नियम। जैसे अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत जो कि इंडिया है, या इंग्लिश में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। मतलब इन दोनों नाम भारत के, इंडिया भी नाम है और भारत भी नाम है। तो इंडिया जो कि भारत है या भारत जो कि इंडिया है, वह राज्यों का समूह है या संघ है। इसका मतलब हमारे साथ जो राज्य हैं वो हमसे जुड़े हैं, वो हमारे थे नहीं। जब अंग्रेजों के समय में देश का जब बंटवारा हुआ तो अंग्रेजों ने साफ साफ कहा था कि जो राजा है उसकी मर्जी है कि वो हिंदुस्तान में जाएगा कि पाकिस्तान में जाएगा। तो वल्लभ भाई पटेल जिस राजा के पास गए और जिस राजा ने साइन किया वो भारत में जुड़ गया। इसका मतलब भारत पहले टुकड़ों में था, अब सारा का सारा क्या हुआ? इसलिए भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अब संघ का मतलब आप आ तो गए हो लेकिन अब वापस नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि सर भारत पहले पूरा भारत नहीं था, शुरुआत में ही अलग अलग राज्य थे जिसको बाद में जोड़ा गया तो ये संघ बन गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये टूट जाएगा, ये टूटेगा नहीं, लेकिन ये एक टाइम पे पूरा भी एक नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 हमें नियम बता रहे हैं, ऐसे अनुच्छेद 2, 3, 4, 5 सब अपने अपने क्या बताते हैं? नियम बताते हैं। तो उसी प्रकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार बाकी अधिकारों से इसलिए अलग है क्योंकि मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को हर परिस्थिति में दिए जाते हैं। चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप बूढ़े हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी भी परिस्थिति में आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? आप भारत के क्या होने चाहिए? नागरिक। एक बात ध्यान रखना, आप भारत के क्या होने चाहिए? नागरिक। दूसरी बात, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 ये डिसाइड करते हैं कि ये मौलिक अधिकार देने की जिम्मेदारी है किसकी?
और अनुच्छेद 13 ये बताता है कि मौलिक अधिकार मिलेगा किसको। जैसे मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकार सिर्फ उसको मिलेगा जो भारत का क्या होगा, या फिर वो व्यक्ति जो नेपाल या भूटान का नागरिक हो जिसका भारत में संबंध हो, उसे भी अधिकार मिल सकता है। अनुच्छेद 12 बताते हैं कि अधिकार देगा। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यूपीएससी में बैठा हूँ। यूपीएससी का मतलब होता है एक ऐसी संस्था जो IAS IPS का चुनाव करती है। ठीक है, मैं यूपीएससी में बैठा हूँ, मेरे पास 2 कैंडिडेट आए, दोनों का धर्म जाति सब अलग अलग है। मैंने उसी को चुनना पड़ेगा जो उस पद का अच्छा दावेदार होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अनुच्छेद 12 के तहत एक ऐसे संघ के साथ काम कर रहा हूँ, एक ऐसी बॉडी के लिए काम कर रहा हूँ जो अनुच्छेद 12 में आ रही है। लेकिन यदि मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ और मेरे पास 2 जने काम मांगने हैं और मुझे उन दोनों में से वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है जिसको काम नहीं आता, लेकिन उसका रूप रंग या वो व्यक्ति अच्छा है, तो मैं उसको पिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं अनुच्छेद 12 में नहीं आता, क्योंकि मेरी प्राइवेट कंपनी है, मुझे मौलिक अधिकार देने की जिम्मेदारी नहीं है। आप जैसे कोई पर्सनल दुकान वाला है, आप उसके पास जाओ, उसकी मर्जी है वो आपको कपड़े दिखाए या ना दिखाए, उसकी मजबूरी नहीं है। लेकिन यदि आप किसी सरकारी दफ्तर में जा रहे हो और वहाँ आपका इस बात पर भेदभाव कर दे कि भाई वो लड़का है उसका काम पहले करूँगा, लड़की का काम बाद में करूँगा, तो यहाँ पर आप अनुच्छेद 12 के तहत कह सकते हो, तो उस समय आप अनुच्छेद 12 के तहत नहीं कह सकते। कुल मिलाकर अनुच्छेद 12 बताता है कि ये मौलिक अधिकार कौन दे रहा है और 13 बताता है कि अधिकार किसको मिलेगा। क्लियर है बात? फिर आते हैं, कितने अधिकार होते हैं बच्चों? मौलिक अधिकार 6। कितने मौलिक अधिकार होते हैं? सबसे पहला होता है बच्चों समानता का अधिकार। सबसे पहला समानता। दूसरा स्वतंत्रता। दूसरा कौन सा अधिकार? याद रखना ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, याद रखना ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो भारत का नागरिक है, जो भारत का क्या है, नागरिक। तो समानता है, स्वतंत्रता है, उसके बाद बच्चों क्या है, धर्म, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद धर्म, धार्मिक स्वतंत्रता। अगला क्या है बच्चों? धार्मिक स्वतंत्रता। फिर क्या है बच्चों? वो एक और था जो पढ़ाई का, हाँ, शिक्षा, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ठीक है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर क्या हो गया आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और फिर अंतिम कौन सा हो गया आपका कि क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब एक करके समझो। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 19 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को हम रंग, आधार, जाति, जेंडर, भाषा, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते। यदि उत्तर प्रदेश में एक नौकरी निकली, उसमें लिखा है कि पूरे भारत के व्यक्ति इसके अंदर अपील कर सकते हैं। अब यदि किसी दक्षिण भारत के व्यक्ति ने उसमें अपील करी जिसको हिंदी बोलना नहीं किया, तो आप उसको इस बेसिस पर जॉब से नहीं निकाल सकते। भाई जब आपने एंट्री पूरे इंडिया को दी है, तो पूरे इंडिया में तो अरुणाचल प्रदेश भी आता है, और पूरे इंडिया में तमिलनाडु भी आता है, और पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर भी आता है। अगर ये तीनों कोने पूरे इंडिया में आ रहे हैं, तो इन तीनों कोनों से आए हुए लोग भी पूरे इंडिया के हुए, और इन तीनों कोनों से आए हुए लोग इस जॉब में नाम भी अपील कर सकते हैं। तो यदि बात आ रही है चुनाव की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे समानता का अधिकार है। दूसरा सर, स्वतंत्रता। हमें देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने बसने की स्वतंत्रता। भाई आप में से 90% लोग दिल्ली के नहीं हैं, आपके घर वाले, परिवार वाले किसी न किसी और राज्य के हैं, तो दिल्ली आके रह रहे हैं, केवल स्वतंत्रता के अधिकार की वजह से संभव है। आप देश के किसी भाग में घूमने जा सकते हो। आज हमारे यहाँ के जो लड़के हैं वो मनाली जा रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो गोवा घूमने जा पा रहे हैं, क्योंकि वो पूरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला, हमारे देश में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आप अपने अकॉर्डिंग पार्टी बना सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ग्रुप बना सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप कितने लोग बना लेते हैं अपने आप, उसके लिए आप ये पूछते हो क्या? तो वो क्या है, वो आपकी स्वतंत्रता है। क्या है वो आपकी स्वतंत्रता। अगला, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हो, किसी भी धर्म में बदल सकते हो। यदि आप हिंदू हो, आपको कोई और धर्म पसंद आता है, आप जा सकते हो, जबरन नहीं, तो जबरदस्ती कोई आपको ना लेके जाए, बल्कि यदि आप कम ना गए। अब जैसे बहुत सारे क्रिश्चियंस होते हैं, उनको हिंदू धर्म बहुत पसंद आता है, तो वो बदल जाते हैं अपनी इच्छा से। हिंदू जबरदस्ती नहीं कहते कि, और कोई नियम भी नहीं है। आप क्या करने लगो, आप जो क्रिश्चियन धर्म में कर रहे थे, अब आप हिंदू धर्म में करना शुरू कर दो, उसके लिए आपको कोई फॉर्म पेपर पर नहीं भरना पड़ता। ये आपकी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। आप अपने धर्म को फैला सकते हो, मतलब जबरदस्ती बुला तो नहीं सकते, पर लोगों को जाके बता सकते हो कि देखो भाई ये हमारा धर्म है, इसमें ये करते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी नए धर्म का निर्माण भारत में कर सकते हो। जैसे यदि अभी तो कई सारे धर्म दुनिया में, पर यदि आपको लगता है कि हर धर्म में कोई कमी है, तो आप अपना खुद का भी धर्म शुरू कर सकते हो। इसकी स्वतंत्रता भारत आपको देता है। ठीक है, आपसे कोई भी धर्म बना लो, कोई भी धर्म बना लो, ठीक है।
अगला सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। जितने भी हमारे बच्चों कबीली दुनिया है, यानी जिनको हम ट्राइबल पीपल्स कहते हैं, जो आदिवासी लोग हैं, इनकी संस्कृति अलग है, या हम लोगों में से भी कईयों की संस्कृति अलग है। अब जैसे एग्जांपल देखो, कोई लोग छठ पूजा मनाते हैं जिसमें पानी पकड़े जाते हैं, तो यूपी बिहार के अलावा तो ये पर्व कहीं नहीं मनाया जाता, तो बाकी लोगों के तो ये अलग संस्कृति हो गई, है ना। कहीं पर शायद भांगड़ा किया जाता है तो वो बाकी क्षेत्रों में नहीं किया जाता, कहीं पर नवरात्रि में गरबा खेला जाता है तो कहीं पर नहीं खेला जाता। तो आप अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो। आप जैसा अब देखो, बकरा कटता है, भैंस कटती है, कभी गाय कटती हुई देखिए? गाय क्यों नहीं कटती? क्योंकि गाय किसी धर्म से संबंधित है, इसलिए आप उसके साथ गलत नहीं कर सकते। लेकिन बाकी आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हिंदू धर्म में भी बलि दी जाती है ना, बकरे की, भैंसे की, इनकी बलि दी जाती है ना। सबकी अपनी अपनी संस्कृति है और सब उस संस्कृति का पालन कर सकते हैं, ठीक है। शैक्षिक अधिकार की बात करें तो प्रत्येक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गारंटी तौर पर शिक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। उसके अलावा सरकार 14 साल तक के बच्चे को फ्री शिक्षा देगी, ठीक है। और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं बच्चों को पढ़ाई के मामले में दी जाती है, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, कम फीस में लाइब्रेरी अवेलेबल करवाना, बाकी जो सरकार की धीरे धीरे है वो कैसे कैसे करवा सकते हैं। अगला बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, मानव तस्करी। आप किसी इंसान को खरीद या बेच नहीं सकते। मानव तस्करी, आप इंसान को खरीद या बेच नहीं सकते। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी से आप जबरदस्ती नौकरी नहीं करवा सकते। पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे पिता ने कर्जा लिया तो बेटा भी उनके ही काम कर रहा है, उनका बेटा भी उन्हीं का काम कर रहा है, उनका बेटा भी उन्हीं का काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज आगे नहीं चलेगी, ठीक है। तीसरी बात, यदि किसी व्यक्ति को आप काम करवा रहे हो तो आपको उसका पैसा उसको देना पड़ेगा, आपको उस तौर पर किसी से काम नहीं करना। ये बात आप अपनी मम्मी पापा से बोल सकते हो, ठीक है। अगला, संवैधानिक उपचार। यदि इन पांचों में से कोई भी अधिकार आपका उल्लंघन हो रहा है तो इस अधिकार के तहत आप सीधा कहाँ जा सकते हो? कोर्ट। आपको पुलिस में एफआईआर लिखाने की जरूरत नहीं, आपको किसी व्यक्ति से शिकायत करने की जरूरत नहीं, आप सीधा इस अधिकार को लेकर कहाँ पहुंच जाओगे? कोर्ट। चाहे उच्च न्यायालय, चाहे सर्वोच्च न्यायालय। आप कहोगे सर फलाना मेरा एक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और मैं इस अधिकार के तहत आपके सामने उपस्थित हूँ, आप मुझे मेरा अधिकार दिलाने का कष्ट करें, ठीक है। तो ये कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति संविधान के आगे कैसा है? समान है। कैसा है? समान है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसके अंदर? ये क्या है? हमारा मौलिक अधिकार। हमारा क्या है? मौलिक अधिकार।